स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज का पेपर हमारा होने वाला है BEGC 108 बैचलर इन इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, ये उन बच्चों का पेपर है। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। पेपर का नाम है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। ये हमारा आज का पेपर होने वाला है, तो पेपर को ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी लंबा पेपर है और इम्पोर्टेंट पेपर है। ये पूरा लिटरेचर का पेपर है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसको आप जितने चाहें मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे बताने वाली हूँ, बट इसको आपको थोड़ा सा, ये एक लेंथी पेपर है क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और ऊपर से लिटरेचर है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ पॉइंट्स वाइज लिख दोगे, जैसे हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर बनाते हो तुम लोग, तो पॉइंट्स वाइज आप पूरा डिस्क्राइब करके कंक्लूजन लिख के आ जाते हो। लेकिन लिटरेचर में क्या आता है कि लिटरेचर में आपने ना पॉइंट्स में नहीं लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉइंट्स में बिल्कुल भी नहीं लिखना है क्योंकि ये लिटरेचर है। ये लिटरेचर का मतलब कोई रूल ही नहीं है कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। आपको बिल्कुल लिटरेचर को ऐसे लिखना है जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। जो भी आंसर आप लिखने वाले हो पॉइंट्स में बिल्कुल मत लिखना। गॉट इट। अगर मान लो आप ऐसे टाइप लिख भी रहे हो, लेंदी पूरा लिटरेचर लिख रहे हो, जैसा लिटरेचर आप पढ़ते हो ना वैसे ही लिखना भी है, तो आप ये कर सकते हो कि पहले एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, फिर तीसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। बट उसको पॉइंट वाइज में मत लिखना कि पॉइंट लिखा और उसको डिस्क्राइब कर दिया, नहीं, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना। और चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। देखो, 3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ थ्री सेक्शन। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज इंस्ट्रक्टेड इन ईच सेक्शन। 3 क्वेश्चन नहीं करने, 3 सेक्शन है, सॉरी। चलो, सेक्शन फर्स्ट में है अटेम्प्ट एनी 3 शॉर्ट नोट्स एंड एनी 1 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें से आपको 1 2 3 4 5 इसमें शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, कोई 3 करने हैं। ठीक है, 3 को आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा नॉवल है, कौन राइटर है, और इनका मीनिंग बताना है आपने। ठीक है, इतना सा काम करना है। जैसे क्लासिसिज्म है, इसका क्या होता है? क्लासिसिज्म इज़ अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, ठीक है, दैट एम्फसाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। ठीक है, और क्या था? रोम, such as clarity, simplicity and harmony. It was a prominent movement in यूरोप में हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी। ठीक है, ये आपने इस तरह से बता देना है। अच्छा, इसमें मार्क्स कितने आने वाले हैं? कोई 3 करने हैं आपको। ठीक है, बट 1 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा इसमें ये बता सकते हैं आप, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी होंगी आपको। ज़्यादा नहीं, मतलब जितने नंबर आपको मिल रहे हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 करने हैं, तो आप 10 मान के चलो। बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसा क्यों लिखा है? 3 करने हैं, 30 मार्क का अगर पेपर है, ये एक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से तो 10 नंबर का होना चाहिए ना, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स होना चाहिए। तो चलो, मिसप्रिंट हो सकता है ये, इसको छोड़ो। आपने इसके प्रिंसिपल्स बताने हैं कि क्लासिज्म एम्फसाइज प्रिंसिपल्स लाइक प्रोपोर्शन, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड रेस्ट्रेट्स। फिर इसकी आप वैल्यू बताएंगे कि क्या वैल्यू है इसके लिटरेचर में। क्लासिसिज्म सेलिब्रेट्स रैशनैलिटी, ऑर्डर एंड क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्सप्रेशन। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ ब्यूटी एंड मोरालिटी एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं, क्रिएटिविटी बता सकते हैं कि क्लासिज्म जो रचना है, वो रचना के कुछ सिद्धांतों का पालन करने में विश्वास करते थे, जैसे कि संक्षिप्त भाषा, ठीक है, स्पष्ट संगठन, स्थापित रूप, टेक्निक्स, ये सारे। और इसका प्रभाव क्या था, क्या प्रभाव था इनका? इसमें आप बता सकते हो कि इस क्लासिसिज्म के जो लेखकों को सादगी और परंपरा के बीच संतुलन बनाने के लिए उसका इनक्रेज करते थे, और जो आधुनिक साहित्य को इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। तो इस तरह से आप क्लासिसिज्म को डिस्क्राइब करेंगे। फिर दूसरा है ताबुला रासा। ताबुला रासा के बारे में थोड़ा सा बता। तो ताबुला रासा के बारे में जब आप बताएंगे, वैसे तो आपको यहाँ पे 5 हैं, इसमें से कोई 3 करने हैं, ज़रूर नहीं है आप सारे ही करो। तो जो आपको अच्छे से आते हो ना, जो आपको इजीली आप लिख सकते हो, वही करना। ठीक है, फिलहाल मैं ताबुला रासा बता दूँ। बेसिकली ताबुला रासा है कि एक अवधारणा ना, एक रूपक है जो खाली स्लेट, या फिर जैसे एम्प्टी स्लेट बोलते हैं, एम्प्टी स्लेट, और स्वच्छ कंडीशंस को संदर्भित करती है। और इसी ना ब्रिटिश लिटरेचर में जॉन लॉक ने कब किया था? 1690 में अपना जो नॉवल लिखा था, एस के कंसिंगन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में
इसको फेमस कर दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण ले लेना कि तबुला रासा एक लैटिन शब्द से आया जिसका अनुवाद चिकनी या मिटाई हुई गोली होता है। ये एक प्राचीन लेखक पट्टिका की स्थिति का रूपक है जब उस पर शिलालेख जो है वो हटा दिए गए थे। इस तरह से आप बता सकते हैं। सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि लॉक्स थ्योरी फेवर्ड नर्चर, नेचर नहीं, नर्चर, ठीक है। सो इन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट it also influenced his theories on education, where he believes that teachers should fill a child's mind with knowledge, ठीक है ना, जो कि हर टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए। फिर आगे है थोड़ा सा रिलेटेड आइडियाज़ में अगर आप कुछ बताना चाहोगे तो ये बता सकते हो कि द आइडिया ऑफ अ ब्लैंक स्लेट हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड बाय philosophers of thousands of years. Different philosophers have approaches the metaphor in the different ways, but most have done so from the perspective of empiricism or rationalism. आप इस तरह से यहाँ पे लिख देना। थर्ड है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे आप। इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन वॉज अ सीरीज, सीरियल वाली सीरीज नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स इन 1688 to 89 that resulted in the exile of जो किंग थे ना वहाँ के, किंग जेम्स सेकेंड, ठीक है ना, उनको निष्कासित कर दिया गया था। एंड जो किसके बेटे थे, विलियम और मैरी के, टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो द इवेंट आर कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। थोड़ा सा आप और बता देना कि रीज़न क्या क्या थे, कॉजेज क्या थे। जेम्स जो किंग जेम्स सेकेंड वॉज अ कैथोलिक एंड हिज एक्शंस एंड रिलीजन पुट हिम एट odds with the non-Catholic population. The birth of a Catholic heir to the throne in 1688 increases discontent, and opposition leaders invited William of Orange, ठीक है, वो कौन था, a Protestant, to invade England, ठीक है। फिर एज ए रिजल्ट क्या रहा, विलियम और मैरी वर क्राउंड जॉइंट रूलर्स इन अप्रैल 1689, ठीक है। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन रेस्ट्रिक्टेड रॉयल पावर्स एंड इंक्रीज पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। थोड़ा सा आप इसका प्रभाव क्या पड़ा वो बता सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो थी वो 1689 में जो अंग्रेज़ों ने जो एक सहिष्णुता, एक अधिनियम पास किया था जिसके तहत जो गैर अनुरूपतावादी प्रोटेस्टों के जो धार्मिक सहिष्णुता उनको दी गई थी। तो ये जो अधिनियम था ना, ये ब्रिटिश उपनिवेशों तक भी लागू हुआ, और जहाँ कई उपनिवेशों ने स्थापित औपनिवेशिक चर्च के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से ना आपको ये पूरी सीरीज़ पता होनी चाहिए। वैसे तो इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, ये वो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो कि ये था क्या, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं लिखना है तो दो और बचे हुए इनके बारे में लिख लेना। एनलाइटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप बताएंगे कि जो एनलाइटमेंट है, एनलाइटनमेंट, ये ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीजन, एज ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता है, जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में बिटवीन 17th और 18th सेंचुरी के बीच, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या था, टू चैलेंज आइडियाज़ बेस्ड ऑन फेथ एंड विदाउट साइंटिफिक मेरिट, ठीक है। इस चीज़ को ये चैलेंज करता है। तो दिस कंसेप्ट इज़ इन रिलेटिविटी विद द फॉर्मेशन ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर और बताना चाहें कि इसका पर्पज़ क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, तो पर्पज़ में आप लिख देना कि द एनलाइटमेंट चैलेंजेस आइडियाज़ बेस्ड ऑन फेथ एंड विदाउट साइंटिफिक मेरिट, और इट एम्फसाइज रीजन, लॉजिक, फ्रीडम, ठीक है ना, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट ओवर डोगमा एंड ब्लाइंड फेथ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य आप ये बोल सकते हो कि जो आस्था पर आधारित और वैज्ञानिक जो कैपेबिलिटी से जो के बिना जो विचारों को चुनौती देता था, इसमें क्या था कि हठधर्मिता और अंधविश्वास की अपेक्षा ये किस पर जोर देते हैं, तर्क, रीजनिंग होती है ना, तर्क पे, बुद्धि और विचारों की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, मतलब आपको बताना है, ये पॉइंट वाइज तो नहीं करना, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लिख देना कि जो एनलाइटमेंट था, ये इसको फिलोसफी और राजनीति में जो क्रांतिकारी विकास को इसने जन्म दिया, इसका विस्तार कहाँ हुआ, साहित्य में, दर्शन में और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और इतिहास, हिस्ट्री में भी हुआ। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी,
इसकी विशेषताएं हम लिखेंगे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या बताएंगे? फर्स्ट आप बताएंगे स्केप्टिसिज्म मतलब संदेहवाद, इनकी विशेषताएं जो थी। फिर था इसमें शिक्षा पर जोर, एन एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, सटायर व्यंग्य, हास्य व्यंग्य भी था इसमें, और इंडिपेंडेंट थॉट स्वतंत्र विचार, एंड लास्ट था एन एम्फेसिस ऑन साइंस कि साइंस पर जोर देना, विज्ञान पर जोर देते थे, लॉजिक्स पर जोर देना था इसका मतलब। एनलाइटनमेंट का यही तो मतलब होता है ना, जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा स्कूल में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। एनलाइटनमेंट मतलब एक ज्ञानोदय, मतलब ज्ञान हो जाना किसी चीज़ का, तो यही सारी चीज़ें बताती हैं इसके बारे में। फिर है स्विफ्ट ऑन कोलोनलिज्म, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है स्विफ्ट ऑन कोलोनियलिज्म। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बता देंगे कि जो जोनाथन स्विफ्ट रिलेशनशिप था टू कोलोनियलिज्म की तरफ इन बोथ हिज राइटिंग एंड हिज लाइफ, तो वो क्या था, उसकी लाइफ क्या थी, कॉम्प्लेक्स और समटाइम्स मिसअंडरस्टूड। तो दिस इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ हिज इक्वली कॉम्प्लेक्स एंड मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप टू आयरलैंड एंड टू हिज आयरिश आइडेंटिटी एंड द ऑफन फॉर द कॉन्ट्राडिक्टरी आर्टिकुलेशंस ऑफ दीज पोजिशंस। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि ये जो है हैप्पी सम हॉरी हेडेड स्वेन में से, ठीक है, इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम, ये कौन सी पोएम से लिया गया है, एलिगी रिटन। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा बता देना है कि हैप्पी मतलब ये जो पढ़ेंगे आप हैप्पीली होम हॉरी। ठीक है, दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ पोएम एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस, किसने लिखी थी, ग्रे, थॉमस ग्रे ने लिखी थी। तो दीज लाइन्स इज अ पार्ट ऑफ स्पीकर्स, ठीक है, रिक्वेस्ट टू अ हॉरी हेडेड स्वेन टू टेल अ kindred spirit that the speaker is often seen hurrying through the dew in the morning to see the sunrise। ठीक है, एंड द फ्रेज होरी हेडेड, जो ये होरी हेडेड जो फ्रेज यूज़ किया गया है इसमें रेफर्स टू एन ओल्डर हम्बल एंड ग्रे और वाइट हेयर रूरल पर्सन। ठीक है, जिसके थोड़े से काले बाल हैं, एक रूरल पर्सन के बारे में बताया गया, हु वर्क्स ऑन अ फार्म। ठीक है, द स्पीकर होप्स दैट द हॉरी हेडेड स्वेन, ये जो है, विल टेल द काइंडेड स्पिरिट अबाउट द स्पीकर। तो जो एलिगी है रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोएम दैट लेमेंट्स द डेथ ऑफ कॉमन मैन, नॉट ग्रेट और फेमस पीपल, कॉमन मैन जस्ट। ठीक है, कॉमन मैन, ये किसी इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में बात नहीं हो रही है। तो द पोएम्स जो एपिटा एडवाइज द रीडर्स टू लीव द पोएट टू गॉड्स केयर एंड नॉट टू आस्क मोर अबाउट पोएट्स वर्च्यू एंड फैसिलिटीज, सॉरी फर्टाइल्स। तो ये थोड़ा सा आप बता देना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हर्ट अगेंस्ट प्रेग्नेंट विद celestial fire, hence that the road of empire might have swayed or faked to ecstasy the living layer। तो इसमें भी जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि एक उपेक्षित स्थान पर, है ना, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, कोई उपेक्षित स्थान जो एक नेग्लेक्टेड जगह है, वहाँ पर कोई सम हर्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, कोई ऐसा हृदय रखा था जो कभी दिव्य अग्नि से प्रेग्नेंट थी। ठीक है, सेलेस्टियल फायर मीन्स दिव्य अग्नि से गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। ऐसे हाथ, हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, कि ऐसे हाथ जिनसे जो एम्पायर था, साम्राज्य की छड़ी हिलती थी। ठीक है, स्वेड जैसे हम करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं, या जो जीव, और फेक्ड टू एस्टेसी द लिविंग लेयर, और या फिर जीवित वीणा को परमानंद से कोई जगाता था। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा हिंदी में भी करके देख लेना। ठीक है, और इसके बारे में आपने बताना है कि ये कौन राइटर है इसके। ठीक है, ग्रे है राइटर इसके, और बस थोड़ा सा ऐसे आप बता देना हल्का सा डिटेल में इसका पोएम का नाम, पोएट का नाम, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना।
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आते हैं, आपके 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर भी। आंसर एनी 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, वो भी, ये भी 30 नंबर के हैं। कोई 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। वर्ड्स का ध्यान रखना, वर्ड्स का और टाइम का। आई ऑलवेज इन्फॉर्म यू अबाउट टाइम एंड वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो शीट मिलेगी ना आपको, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है इग्नू में। जो एक शीट मिलेगी वो 26 पेजेस की होगी, उसी में आपको लिखने हैं। तो अगर मान लो आपने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लिख दिया, किसी में कम लिख दिया, तो फिर वो जो लास्ट में आप क्वेश्चन लिखना चाहोगे ना, उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो ऐसे बैठ के देखते मत रहो, लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्रिटिकली कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपेंटेंस फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है, और इसके बारे में कुछ ना कुछ, जो रॉबिन्सन क्रूज है ना, इस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप अच्छे से करके जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा सब्सक्राइब के बारे में बात कर रही थी। हाँ देखो, जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो ना, और जब लाइक करते हो, तो ना एक मोटिवेशन आता है कि वो तुम लोगों की तरफ से आई रिसीव दोज वाइब्रेशंस कि येस यू आर एक्सेप्टिंग मी एज अ टीचर, और इफ़ आई एम हेल्पिंग यू तो यू आर रेडी फॉर दैट। तो वो सेंस आती है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए या कुछ, तो एक एक्सेप्टेंस मिलती है तुम लोगों की तरफ से। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, थैंक यू। चलो अब इसको फटाफट से एक्सप्लेन कर लेते हैं रॉबिन्सन क्रूज के बारे में। तो यहाँ पर आपको ना क्रिटिकली कमेंट करने हैं, किस पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेपेंटेंस फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट। जो ये रॉबिन्सन जो क्रूज है ना, इनके बारे में जो प्लॉट हुआ है, इनके बारे में जो भी बताया गया है ना, उसकी इम्पोर्टेंस पर आपको क्रिटिकली कमेंट करना है, इसके इम्पोर्टेंस पर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग आप क्या करेंगे कि पहले तो मैं बता दूं, इम्पोर्टेंस ऑफ रेपेंटेंस मीन्स जो पश्चाताप था, उसके बारे में आपने बताना है। तो इन रॉबिन्सन क्रूज द रेपेंटेंस इज अ की मोमेंट इन द प्लॉट दैट मेक्स अ टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट था? इन द मेन कैरेक्टर्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड हिज एबिलिटी टू मास्टर हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रेपेंटेंस एज ए टर्निंग पॉइंट कैसे था, अब उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे कि जो ऐसे लिख लेते हैं कि जो क्रूजोज रेपेंटेंस इज अ बोर्न अगेन एक्सपीरियंस फॉर हिम। कैसे था? एंड इट अलाउज हिम टू सी हिज सिचुएशन मोर पॉजिटिवली एंड ही बिगेन्स टू व्यू द आइलैंड एज अ चैलेंज टू बी मास्टर्ड रादर दैन अ प्लेस ऑफ सेल्फ पिटी। ठीक है, मतलब यह हो गया क्रूजो का जो पश्चाताप था ना, उसके लिए उसको एक तरह से ना रीबर्थ जैसा अनुभव था, और ये उसने अपनी जो कंडीशन थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रूप से देखने को उसको अलाउ करता है। तो ये जो आइलैंड था, उसको आत्मदया के स्थान पर एक चुनौती के रूप में देखने लग जाता है वो, जिस पर उसको विजय जो है प्राप्त कर जानी चाहिए थी। सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे कि रिपेंटेंस एज अ मीन्स टू प्रोस्पेरिटी। इसमें क्या करेंगे कि जो क्रूजोस रिपेंटेंस था वो दैट लीड्स टू प्रोस्पेरिटी ऑन द आइलैंड। ही बिलीव्स दैट रिपेंटिंग फॉर हिज सिंस इज अ मिरेकुलस एक्ट ऑफ हीलिंग दैट कैन लीड टू गुड फॉर्च्यून। कहाँ लेके जाता है? गुड फॉर्च्यून की तरफ। ठीक है, फिर थर्ड अगर आप एक और पॉइंट बनाएंगे, जैसे रिपेंटेंस एज ए मीन टू ओवरकम गिल्ट भी था ना उसे। तो इसमें क्या करेंगे कि अब जो क्रूजोस था उसका बिगेस्ट सिन क्या था? इन हिज डिफेंस टुवर्ड्स हिज फादर, एंड वो क्या फील करता है? गिल्टी अबाउट इट। रिपेंटेंस अलाउज हिम टू एक्नॉलेज हिज wretchedness and dependentness on God which helps him to overcome his guilt। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रूजो है उसका जो सबसे बड़ा जो रिपेंटेंस था अपने पिता के प्रति, उनकी आज्ञा नहीं मानना, बात नहीं मानना था, और वो इसके लिए अपने आप को दोषी भी महसूस करता है, इसमें फील करता है उस चीज़ को। तो इस पश्चाताप के बाद जो उसे अपनी जो कंडीशन थी और जो भगवान पर निर्भरता जो एक तरह से हो गया था ना, उस चीज़ को वो स्वीकार करने के
परमिशन देता, अलाउ करता उसको, जो उसे अपने अपराध पर, जो उसने सिन किए थे ना, पाप किए थे, उन पर काबू पाने में हेल्प करती है। फिर है नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये चुनौतियों पर विजय पाने के साधन के रूप में, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिपेंटेंस एज अ मीन्स टू ओवरकम, यहाँ लिख देती हूँ, टू ओवरकम चैलेंजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो क्रूजो थे ना, क्रूजोज रिपेंटेंस अलाउज हिम टू व्यू द चैलेंजेस ऑफ मास्टरिंग नेचर एंड टेमिंग द आइलैंड इन अ पॉजिटिव लाइट। मतलब क्या हुआ कि जो क्रूजो का जो पश्चाताप था, जो रिपेंटेंस था, उसे प्रकृति पर नियंत्रण पाने और जो आइलैंड था उसको वश में करने की चुनौतियों को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, क्योंकि जो जो आइलैंड पर जो चुनौतियाँ आती हैं उनको भी किस तरह से वो सकारात्मक पॉजिटिव वे में लेता है, उस चीज़ के लिए उसको तैयार करता है एक तरह से। तो इस उपन्यास में जो रिपेंटेंस का जो ये टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा मतलब पूरा क्लियर नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल मान लो क्रूजो ने जो पहले अपने पिता की जो अवज्ञा की, या कह लो कि जो उनकी बात नहीं मानना, ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी रिपेंटेंस करना सीख ही नहीं पाता, है ना, सीख नहीं पाता। तो ये चीज़ें तो की पॉइंट होती है ना कहीं इंसान की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसको वो चीज़ें पता चलती हैं, जब वो कुछ कर रहा होता है ना, लेकिन अब जैसे क्रूजो का ही है, क्रूजो ने अपने पिता की अवज्ञा अगर नहीं की होती, वो अगर मान लो अपने फादर की इंसल्ट समझ लो, या फिर उनको इग्नोर नहीं करता, तो शायद ये सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाता। तो यही चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा हर किसी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख देना आप रिपेंटेंस के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस थी, तो ये सारे चेंजेस आए ना उसमें। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है क्रिटिकली कमेंट ऑफ स्विफ्ट एंड सैवेज इंडिग्नेशन। देखो इस पर ना शॉर्ट नोट भी आ गया और ये बड़े क्वेश्चन में भी आ गया, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आता रहता है इस पर। मेरा स्टार नहीं अच्छा बनता, सॉरी, ऐसे 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 बन गया, हाँ ऐसे वाला बनाना है आपने, 2 स्टार देने हैं। तो क्रिटिकली कमेंट करना है स्विफ्ट और सैवेज इंडिग्नेशन पर। क्या था ये, इसके बारे में कहाँ से लिया है, क्या नोवेल था, या जो भी है इसका वो सब बताना है आपने। देखो सबसे पहले तो ना इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सैवेज क्या होता है, सैवेज मतलब लैकिंग द रेस्टोरेंट्स नॉर्मल टू सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और इंडिग्नेशन का मतलब क्या हुआ, एंगर, टू बी एंगर अबाउट अ सिचुएशन दैट यू थिंक इज़ रॉन्ग और नॉट फेयर। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग गलत नहीं है ना, और मतलब तुम जो, मैंने उल्टा बोल दिया, जो तुम सोचते हो कि गलत है और नॉट फेयर, तो उस सिचुएशन के बारे में गुस्सा आना। ठीक है, एंगर अबाउट सिचुएशन दैट यू थिंक इज़ रॉन्ग और नॉट फेयर। कोई ऐसी सिचुएशन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें ये लगता है कि वो गलत है, फेयर नहीं है, तो उस चीज़ पर, जो सिचुएशन पर गुस्सा आता है ना, कई बार जैसे मान लो तुम एग्ज़ाम की तैयारी करके जाते हो, ठीक है, अब जो तुम क्वेश्चन करके जा रहे हो मान लो वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, उससे रिलेटेड आ जाते हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते से, तो तुम्हें ये गुस्सा आएगा ना, हो सकता है गुस्सा आ जाए कि मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो तो आए नहीं, या फिर जो क्वेश्चन आने चाहिए थे वो क्यों नहीं आए, जो इम्पोर्टेंट हमेशा आते थे वो नहीं आए, और जो कम इम्पोर्टेंट होते थे वो आ गए। तो इन दोनों की सिचुएशन के बीच की जो सिचुएशन है ना, कि तुम्हें लगा कि ये तो गलत बात है, इम्पोर्टेंट वाले तो आने चाहिए थे लिटरेचर में, वो तो आए नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच की जो फीलिंग है ना, वही है ये, तो वही है ये डिग्नेशन, कि तुम्हें लग रहा है कि ये तो गलत बात है, दिस इज़ नॉट फेयर, क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए थे, है ना, लिटरेचर के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ पर गुस्सा आना, उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन, सैवेज इंडिग्नेशन। तो इस पर आपने लिखना क्या है ये भी तो डिस्क्राइब कर लेना। तो देखो मैं थोड़े सा इसकी ना समरी बता देती हूँ, ठीक है, बाकी तो तुम्हें खुद ही पढ़ के जाना पड़ेगा। समरी में बता देती हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कि सैवेज इंडिग्नेशन इज़ अबाउट अ फ्लेक्सिबल एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड डिस्कोर्स ड्यूरिंग द विंडो ऑफ license occurring between the end of the English Divine Polity 1649 and the emergence of science as the arbiter of true discourse। ठीक है, तो ब्रिटिश लिटरेचर में स्विफ्ट और जो सैवेज इंडिग्नेशन है, ये
इनके ना कई एग्जाम्पल है जिसमें से एक म्यूज़िक, एक बुक और एक वर्ड शामिल है। तो सैवेज इंडिग्नेशन जो है एक म्यूज़िकल प्ले है जिसमें जो जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ, उसकी पोएम्स, स्टेला और वैनेसा के साथ जो जितने भी कैरेक्टर हैं उन पर एक आधारित एक जो है वो एक छोटा सा ना एक म्यूज़िकल कुछ थीम है। तो ये संगीतमय नाटक उस घटना की कहानी कहता है जब स्टेला और वैनेसा, ठीक है, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं। सैवेज इंडिग्नेशन एज अ बुक, इसमें आप क्या लिखेंगे, जो ये जो बुक है ये 1649, ठीक है, में जो इंग्लिश, या फिर अगर मैं इंग्लिश में ही बता दूं आपको, इट्स अ बुक अबाउट द डिस्कोर्स बिटवीन द एंड ऑफ द इंग्लिश डिवाइन पोलाइटी in 1649 and the emergence of science as the arbiter of true discourse around 1734, ठीक है। द बुक एनालाइजेस, क्या एनालाइज करती है बुक, द रेसिस्टेंस एंड वेस्ट दैट वर इंटीग्रल टू प्रोग्योस प्रोग्रेस, ठीक है। फिर है सैवेज इंडिग्नेशन एज अ टर्म कैसे करेंगे कि a Latin term that literally translate to savage indignation and means an intense feeling of contemptuous anger at human folly, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट्स एपिथा, उसके बारे में क्या हुआ, स्विफ्ट्स एपिथा इंक्लूड्स द लाइन savage indignation there cannot lasted his breast, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट वॉज ए राइटर हु रोट अबाउट द अब्यूज एंड अपसेटिस ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ठीक है। ही ऑल्सो रोट सम बुक्स अबाउट करेक्टिंग, इम्प्रूविंग एंड एसरटेनिंग द इंग्लिश टोन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डबल स्टार दूंगी, जैसा भी बन रहा है बना लेना। कमेंट ऑन स्कीम, intrigues and deceptions in the way of the world। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना ही मत, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इस पर शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आते हैं और दोनों ही आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इस पर पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स थी, इंट्रीग और डिसेप्शंस थे इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस पर हमें कमेंट करने, मतलब आप लोगों को कमेंट करने। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मेरबल एंड फेनॉल स्कीम, ठीक है। इसमें क्या था, बोथ मैन प्लॉट अगेंस्ट ईच अदर टू गेन कंट्रोल ऑफ लेडी विशफोर्ड एंड हर फॉर्चून, ठीक है। मेरबल एनलिस्ट द हेल्प ऑफ फोइबल, मिसिस फेनॉल एंड द वेटवेल टू अचीव हिज गोल्स, ठीक है। इसमें ही आ जाएगा। फिर है आपका फोइबल एंड वेटवेल्स सीक्रेट मैरिज, फोइबल एंड वेटवेल्स सीक्रेटली मैरी, वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका जो मिसिस फेनॉल सीक्रेट डीड, उसमें क्या था, जो मिसिस फेनॉल थी वो सीक्रेटली कन्वेज समथिंग टू मेरबल। फोर्थ पॉइंट है लेडी विशफोर्ड्स सेल्फ डिसेप्शन, इसमें क्या था, तो जो लेडी विशफोर्ड थी ना, वो शी यूजेस मेकअप टू हाइड हर एज, मतलब एज छुपाती थी ना मेकअप करके। और नेक्स्ट है आपका मार्वुड्स साइकोलॉजिकल डिसेप्शन, इसमें क्या लिखेंगे आप, जो मार्वुड थे ही प्रिटेंड्स टू बी विशफोर्ड्स बेस्ट फ्रेंड, ये तो प्रिटेंड करता था ना बेस्ट फ्रेंड बनने का, ठीक है। तो जो इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, मैंने तो थोड़ा मेन बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें आपको कमेंट करना है इस पर, मतलब ये सारी स्कीम्स, इंट्रीग और डिसेप्शन ये सब बताने हैं यहाँ पर, पॉइंट्स करके आप बता देना, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैंने शुरू में तो बोला था कि पॉइंट्स नहीं लिखने, पॉइंट्स लिखने हैं, बट आप बिल्कुल सारे पॉइंट्स में मत लिखना, मतलब इनके बारे में लिख देना आप, ये स्कीम थी फिर फोबिल के लिए, मिसिस विशफोर्ड के लिए और मार्वुड्स के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हम फिफ्थ क्वेश्चन में आ गए हैं। कमेंट ऑन द कमेंट ऑन द पेस्टोरल एलिमेंट्स इन ग्रेज एलगी, जो इन्होंने जो पोएम लिखी ना ग्रेज एलगी ने, वो उस पर आपको कमेंट करने हैं ऑन द पेस्टोरल एलिमेंट्स,
ठीक है, जो इनकी जो कविता में, जो नॉवल में जो पेस्टल एलिमेंट्स है, उस पर आपको कमेंट करने की क्या था, ये सब क्या चीज़ें थी, क्या कहानी थी, ये उस पर, उसके बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो पेस्टल एलिमेंट्स हैं, सॉरी पोस्टरल, जो ग्रेज की एक पोएम का नाम है, उसके बारे में बताया गया है इसमें, जो ये जो बताती है अबाउट बोथ डेथ और आइडियलिक रूरल लाइफ। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे आप क्वेश्चन की। थॉमस ग्रेज एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड हैज सेवरल पेस्टोरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग तो आप लिखना स्टार्ट कर देंगे इमेजरी। इमेजरी में क्या करेंगे? ग्रे यूजेस डिफरेंट इमेजरी टू क्रिएट अ पीसफुल येट melancholic pastel scene। ठीक है, द पोएम ओपन्स विद अ somber tone depicting a fading light, tolling church bell and weary plowman। इसकी हिंदी क्या हुई, थोड़ा सा मैं हिंदी में बता दूं कि ग्रे ने क्या किया, एक शांतिपूर्ण तरीके से बट कुछ उदासी भरे देहाती जो रूरल नेचर होती है ना, उस सीन को बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए एक लाइवली इमेजिनेशन का यूज़ किया है। तो ये जो पोएम है ना, ये एक सैड स्वर या सैड रिदम के साथ शुरू होती है, जिसमें एक हल्की हल्की रोशनी, चर्च की घंटी और जो थके हुए जो गांव के लोग होते हैं ना, रूरल पीपल, उनका ये चित्रण करता है यहाँ पर। दूसरा है रूरल लाइफ के बारे में। इसमें क्या लिखेंगे आप, जो गांव का जीवन था। तो ये कविता जो है ना, ये आम लोगों के जीवन और उनके लाइफ और डेथ पर उसके बारे में बताती है। तो जो ग्रे हैं वो हैप्पी वर्ड्स का जो देहाती लाइफ जो है, रूरल जीवन की कल्पना करते हैं, और ये कल्पना करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि गांव के लोग जो इंग्लैंड की जो क्राउड है, जो उसको क्या बोलते हैं, मैडिंग क्राउड बोला है उन्होंने, मैडिंग क्राउड मतलब पागलों की भीड़, उससे बेहतर है। शेफर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें हम डालेंगे शेफर्ड्स के बारे में क्या है कि द डिसीट्स ऑफन रिकास्ट एज अ शेफर्ड डिस्पाइट व्हाट देयर रोल में हैव बीन इन द लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेफर्ड हैं, जो कई बार जो मृतक होते हैं ना, अक्सर जो चरवाहे होते हैं, शेफर्ड चरवाहे होते हैं ना, के रूप में चित्रित करता है, उसको क्रिएट करता है। भले ही जीवन में उनकी भूमिका कुछ भी रही हो, कुछ किसी भी तरह का उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की हो, बट वो इस तरह से ये इस चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, फिर है अब ये है क्लासिकल मैथोडोलॉजी। ठीक है, ये हमारा 4th पॉइंट आ जाएगा। क्लासिकल माइथोलॉजी में क्या होगा कि ही डिसीड्स इट ऑफन सराउंडेड बाय क्लासिकल माइथोलॉजी फिगर्स सच एज, कौन कौन से थे, लाइक ही यूजेस लाइक अ निम्फ और फाउंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो शास्त्रीय पौराणिक कथाएं ना, जिसमें क्या दिखाते हैं कि जो मृतक है उसको अक्सर क्या होता है कि जो शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के पात्र जो होते हैं ना, जैसे अप्सरा, देवियाँ, इनसे घिरा हुआ बताया जाता है ना। जैसे इंडियन, जब हम बचपन में बताते हैं ना, जैसे कि जब मर जाते हैं तो फिर ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पर परियां मिलती हैं। तो इस तरह से उसने भी इस चीज़ को थोड़ा सा चित्रण किया है, उन कल्पनाओं का चित्रण किया है। तो इसमें आप थोड़ा सा और भी अगर कुछ इसमें पॉइंट्स बनाना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ pastoral algae which is a poem that combines pastoral elements with grief at a loss। ठीक है, other features of pastoral algae other elements क्या कहते हैं, invocation of the muse, expression of grief, दुख को express करना, praise of the deceased और dread against death हो जाएगा, detailing the effects of death on nature। ठीक है, एक और पॉइंट आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ्स इनएविटेबिलिटी और होप फॉर क्या, इमोरलिटी। ठीक है, ये पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है इसको।
ओके हमारा मैंने तो पूरा ही लिख दिया। 6 क्वेश्चन में हम आ गए। गिव डिटेल्स ऑफ सम, मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। गिव डिटेल्स ऑफ सम ब्रॉड फीचर्स ऑफ लॉन्ग 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी थी ना, जो लॉन्ग 18th सेंचुरी जो है, इसके बारे में आपने कुछ डिटेल्स बतानी है। ब्रॉड फीचर्स, उसकी जो बहुत ज़्यादा ही कुछ विशेषताएं बतानी है, जो जो मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो क्या क्या थी वो यहाँ पर बता। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये है ना, जो लॉन्ग 18th सेंचुरी, ये एक टर्म है जो यूज्ड बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इंक्लूड्स मोर देन जस्ट 1 कैलेंडर ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है यहाँ तक। द पीरियड इज ऑफन डिफाइंड एज बिगिनिंग विद द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688 एंड एंडिंग विद द नेपोलियनिक वॉर्स इन 1815. However, some definitions extend the period further to include the Stuart Restorians in 1660, है ना, and the end of Georgian era. तो जो ये जो है ना 18th century, the long 18th century was a time of great changes in British literature. ये भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? With the rise of the English novel and more complex production. ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अ टाइम ऑफ ग्रेट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एग्जिस्टेंशियल चेंजेस। कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में। विच इन्फ्लुएंस द लिटरेरी वर्ल्ड, जिसने जो लिटरेरी वर्ल्ड था ना, उसको बहुत अच्छे खासे रूप में इन्फ्लुएंस कर दिया था, प्रभावित किया था। ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे थोड़ा सा, द एज ऑफ रीजन। द राइटर sought to find general truths that apply to people everywhere and all times of ठीक है। तो इसमें हम जैसे अगर हिंदी में अगर मैं बता दूँ तो तर्क का युग, लेखकों ने जो कॉमन जो होता है ना, सत्य खोजने का प्रयास किया, जो हर जगह हर समय के लोगों पर वो चीज़ लागू होती थी। फिर राइटिंग के जो प्रमुख रूप थे वो क्या थे, किस चीज़ में, लिटरेचर में किस चीज़ को मेनली जो प्रमुखता से लिखा गया, वो थी पोएम हो गया आपका, स्टोरी, ठीक है। और स्टोरी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन फिक्शन, एक्सपेरिमेंटल वर्क, ड्रामा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एंड पॉलिटिकल प्रोज, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोज, ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद था जो नोटेबल, उस टाइम जो नोटेबल ऑथर्स थे ना, कौन कौन से जो ऑथर मेन थे उस टाइम हुए, उनमें आपको बताना पड़ेगा। जेन ऑस्टिन, सैमुअल टेलर, ठीक है, विलियम समरवेल, थॉमस लव पिकॉक, पॉप, गे, स्विफ्ट, एडिसन और डिफोर, मॉन्टेग, फियंस, जॉनसन, ग्रे, कॉलिंस, स्मार्ट, गोल्डस्मिथ एंड कॉपर, ये सारे आपको बताने हैं। फिर हेरोइक कपल्स कौन कौन थे? पेयर्स ऑफ राइमिंग लाइन्स इन इयम्बिक पेंटामीटर यूज्ड बाय मैनी ऑथर्स इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर पॉप। तो ये आपको पूरा का पूरा इसके बारे में लिखना पड़ेगा। वैसे भी 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हैं सी सेक्शन में। कितने बच गए हमारे? 4 क्वेश्चन और है, ठीक है। इसमें से कोई 2 करने हैं आपको, 400 से 500 वर्ड में करने हैं। ये भी बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, 20 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लिटरेचर है तो बड़े बड़े तो होंगे ही, तो और लिखना भी अच्छा खासा। कमेंट ऑन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। तो जो रॉबिन्सन क्रूज है ना, उसका आपको चरित्र चित्रण करना है, कौन था, कैसा था, वो सब बताना है यहाँ पर। यहाँ पर आप लिखेंगे कि रॉबिन्सन क्रूज द मेन कैरेक्टर इन डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूज। कब लिखा गया था ये? 1719 to 20, ये डेट भी लिख देना। इज़ अ वेल राउंडेड कैरेक्टर विद अ वैरायटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था ये, जिसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही खूबियाँ थी। पहला आप लिखेंगे सेल्फ रेलिएंट। सेल्फ रेलिएंट के बारे में क्या लिखेंगे? क्रूज इज़ रिसोर्सफुल एंड यूजेज हिज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टू सर्वाइव ऑन एन uninhabited island. He is also skilled businessman to make money efficiently. ठीक है, मतलब क्रूजो जो था वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी प्रैक्टिकल बुद्धि का यूज़ करता है और एक बेजान से आइलैंड पर भी जीवित रहने के लिए मतलब जुगाड़ कर लेता है। वो एक बिजनेसमैन भी है जो इफ़ेक्टिवली पैसा कमाता है कुशलतापूर्वक।
फिर है इंडिविजुअल आ जाएगा इसमें, व्यक्तिगत रूप में अगर जो देखें तो जो क्रूजो है वो साहसी है, मतलब, और अपने जो पेरेंट्स है और जो अदर पीपल हैं उनकी ना सलाह नहीं लेता, ये उसका नेचर है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, ताकतवर भी है, बट किसी से ना राय नहीं लेता, उन सब की अवहेलना कर देता है, इग्नोर कर देता है। अच्छा, महत्वाकांक्षी भी है, और जो एक लग्जरी लाइफ होती है ना उससे वो जल्दी से संतुष्ट नहीं हो पाता, ये उसका नेचर बता रही है इसमें। फिर रिलीजियस, धार्मिक, तो क्रूजो जो है ना एक धर्मनिष्ठ जो ईसाई बन जाता है, ये इसमें नॉवल में देखा है ना, और अपने जो पिछले जो उसने पाप किए हैं उसके लिए पश्चाताप करता है। वो अपने माता पिता की जो अवहेलना करता है ना उसके कारण वो अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है, और एक आइलैंड पर जो समय उसने बिताया था, स्पेंड किया था, उस समय को वो एक एज ए सज़ा मानता है कि उसको एक सज़ा दी गई है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देन है नार्सिसिस्टिक, क्रूजो जो है ना वो सेल्फ रिलायंस कैन शेड इनटू नार्सिसिज्म। कैसे? ही फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ एंड डिसरिगार्ड्स अदर्स, मतलब सिर्फ अपने आप को ही, जैसे वो बोलते हैं ना घमंडी इंसान, वो था वो एक तरह से, जो सिर्फ अपने आप पर फोकस रखता है और दूसरों को डिसरिगार्ड करता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, बात नहीं सुनता। ठीक है, जैसे कि ही एक लाइन आती है उसमें नॉवल में कि ही ट्रीट्स फ्राइडे एज एन इन्फीरियर सर्वेंट, है ना, एक सर्वेंट के रूप की तरह उसको ट्रीट करता है। ये हो गया। फिर है ओबेसिव क्या होता है? क्रूज इंसिस्टेंस ऑन रिकॉर्डिंग इवेंट्स कैन बी ओबेसिव एंड इररेलेवेंट। ये तो हम इससे पता ही चलता है ना कि जुनूनी, इसको हम बोलेंगे जुनूनी भी बोल सकते हो। आपकी घटनाओं को रिकॉर्ड करने पर जो क्रूजो का जो जोर है ना वो जुनूनी और थोड़ा सा ना अप्रासंगिक हो जाता है, कोई तर्क नहीं रहता उस चीज़ में। इंटरेस्टिंग इन पोजेशंस, मतलब संपत्ति, पैसा, उसको जोड़ने में उसकी रुचि थी। तो जो क्रूजो का जो इंटरेस्ट था ना वो धन, शक्ति और जो एक रेपुटेशन उसमें थी, और वो खुद को ना आइलैंड का एक राजा मानता है। और फ्राइडे जो है, फ्राइडे को उसे मास्टर कहने की, मतलब वो बोलता है कि वो उसको ना मास्टर कह के बुलाए। तो क्रूजो का बेसिकली जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो थोड़ा सा टफ है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसके जो पॉजिटिव गुण है ना उसके साथ साथ उसके कुछ जो उसको सोशली जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं ना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो क्रूजो का जो कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स, है ना। एंड ही वर्च्यूज हिज आर प्राइवेट बट हिज वाइसेस आर सोशल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आ गए हम लोग। डू यू थिंक गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ ट्रेवलॉग? कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो एक यात्रा वृत्तांत है? गिव अ रीजन आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट में से आपको रीज़न जो आंसर है वो कारण सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो देखो इसमें पूछा है कि क्या जो गुलिवर्स ट्रेवल है, ये जो नॉवल है, क्या ये एक ट्रेवलॉग है, क्या ये यात्रा वृत्तांत है? ये क्वेश्चन में ना पूछ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो गुलिवर्स ट्रेवल है कि यात्रा वृत्तांत है? गिव ए रीजन आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। कारण सहित व्याख्या करनी है आपने। तो देखो जो गुलिवर्स ट्रेवल है इज़ नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, एज ए ट्रेवलॉग। क्यों है? बिकॉज इट यूजेस द लिटरेरी कन्वेंशंस टू ट्रेवल लिटरेचर टू कंसील इट्स ट्रू पर्पस इन ट्रैवल। देखो अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंदी में बता दूँ फिर मैं इंग्लिश में भी बताती हूँ कि जो गुलिवर ट्रेवल्स को ना उसको हम यात्रा वृत्तांत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये अपने जो वास्तविक जो इसका उद्देश्य था ना उसको छिपाने के लिए यात्रा सहित जो लिटरेचर की जो परंपराएं हैं उनका यूज़ करता है। तो जो यात्रा है, जो नॉवेल्स होती हैं या बुक्स होती हैं, यूरोपीय जो राइटर थे आमतौर पर वहीं के जो स्वदेशी पहलुओं की जांच करते हैं। कहने का मतलब ये, जहाँ वो जाते हैं यही होता है ना, जब ट्रैवलर्स कहीं जाते हैं तो वहाँ की जो, जैसे फॉर एग्जांपल जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे, है ना, जब इंडिया की खोज करी थी तो उसने क्या देखा था? तो यहाँ इंडिया के जो यहाँ के जो स्वदेशी पहलू थे, जो अपना देश था ना वही तो देखा था ना। यहाँ की कृषि, यहाँ का नेचर, यहाँ की जो भी था हमारे देश में, प्रकृति हो गई, हमारा जोग्राफिकल
जो स्टेटस था हमारा, उसने सब कुछ देखा। तो यही होता है, यही काम होता है उन्हीं का जो यात्राओं पर जाते हैं ना, जैसे गुलिवर गया था। तो हालांकि जो गुलिवर ट्रैवल्स में गुलिवर ने जिन सभ्यताओं का या जिन सिविलाइजेशन का जो देखा, उनके जो थोड़े डिफरेंट से जो रीति रिवाजों का वर्णन किया है उसने, जिसके साथ साथ ना कुछ ऐसे प्रसंग भी जोड़ दिए उसने जो रीडर्स को ये सोचने के लिए ना प्रोत्साहित करेगा, इनक्रेज करता है कि कैसे वो रीति रिवाज, जो कल्चर था, वो जो अंग्रेजी कल्चर था ना, ब्रिटिश कल्चर था, उसको दर्शाता है, हाईलाइट कर देता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, फिर गुलिवर की जो यात्राएं थी, जो ट्रैवल्स था उसका, उसके बारे में एक जो ना एक कहानी है अबाउट उसके साहस के बारे में, जो एक जहाज़ को बनाता है, जो कुछ मिस हैपनिंग्स की एक पूरी सीरीज़ के बाद भी ना कुछ डिफरेंट आइलैंड्स पर जाता है ना, आइलैंड्स पर तो जाता है ना। तो ये कहानी जो है ना, ये हेट और जो डिफरेंट, जो अभी जो मॉडर्न लोगों के जो ईगो के बारे में ना, उसकी नैतिकता के बारे में भी बताता है। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा आपको बता देती हूँ कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रेवल्स जर्नल्स द यूरोपियन राइटर्स यूजुअली एग्जामिन द इंडिजिनस एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंड दे विजिट। ऐसे ही होता है ना, जैसे मैंने वास्को डी गामा का एग्जाम्पल दिया तुम्हें। हाउएवर इन गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स descriptions of the strange customs of the civilization he encounters are accompanied by subtext that encourages readers to consider how those customs reflect English culture. फिर थोड़ा सा आगे लिख देंगे आप कि जो गुलिवर्स ट्रैवल है इज एन एडवेंचरस स्टोरी अबाउट लेम्यूल गुलिवर, अ शिप्स सर्जन, है ना, शिप तो बनाता है ना वो, who ends up on several unknown islands after a series of mishappenings. This story conveys moral about the dangers of hate and the arrogance of modern people. यही तो था ना। तो यही आपने सारा इसमें बताना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये खाली एक यात्रा वृत्तांत नहीं था, इसको आपने ना एज अ लिटरेचर, कि आप इसको लिटरेचर में कैसे यूज़ करेंगे, वो उस चीज़ के साथ आपको बताना है। उसमें आपको साहित्य, आपको राइटर्स, बुक्स, ठीक है, उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम मतलब जो रीडर्स थे क्या पढ़ते थे, उनकी समझ क्या थी, वो सारी चीज़ें मिला के आपको यहाँ पे बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई बिलीव अभी तक आपको क्लियर हुए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो फिर से आ गया द वे ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने ऊपर इस पर एक क्वेश्चन किया, ये दोबारा आ गया। इस पर को तो आप डबल स्टार्ट कर लेना, ये हमेशा आता है, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको। क्रिटिकली कमेंट ऑन द क्लास पॉलिटिक्स इन द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नॉवल है ना, इसमें जो क्लास पॉलिटिक्स दिखाई गई है ना, एक अपर हाई क्लास की जो पॉलिटिक्स, किस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं वो, उसके बारे में आपको क्रिटिकली बताना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इन विलियम कॉन्ग्रेव्स प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड, द हाई क्लास इज़, ये जो है ना द हाई क्लास, ठीक है, क्लास हाई क्लास ये तो बोलते हैं, सेटराइज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स एंड मीम्स। कैरेक्टर कौन कौन से थे? रेक, मेरबेल एंड मिस्टर फेनल। द विडो, फूल्स, फूल कौन थे? पेटुलाइन एंड विटवुड। द कंट्री बम्पकिन, सिर विटफुल। द सर्वेंट्स, फोबियल एंड वेटफुल। द वुमेन, मिसिज मावुड एंड मिसिज फेनल एंड मिलियमेंट। ठीक है, थीम्स में क्या क्या थी? एक्सप्लोर्स अ नंबर ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग जेलसी, deceit, intrigue, wits and fools, female dependence, love and money, marriage, justice and the law, friendship and deceit. तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब उन पे ना आपको क्रिटिकली बताना है कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स करते थे। ईगो होती थी एक दूसरे के लिए, जेलसी फील करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पॉलिटिक्स करते थे, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। क्रिटिकली इवेलुएट द सेल्फ डिवाइडेड पोएट इन एल्गी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। देखो इस पे लगभग 3 क्वेश्चंस आ गए हैं अभी तक। ठीक है, कंट्री यार्ड के बारे में ये आप करके जाना। एक तो हमने इस पर शॉर्ट नोट किया है, ठीक है, वो जो स्टैंजास थे ना स्टार्टिंग में, और 2 हमने वैसे कर लिए इस पर बड़े क्वेश्चन। तो क्रिटिकली आपने इवेलुएट करना है सेल्फ डिवाइडेड पोएट। सेल्फ डिवाइड क्या था? जो अपने आप को खुद को ही पोएट समझता है ना, कौन था? इन एल्गी। इस पोएम में जो ये है ना सेल्फ डिवाइडेड जो पोएट है इनमें, एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसके बारे में आपको बताना है। बेसिकली आपको
ये जो राइटर हैं इस पोएम के, ठीक है, एल्गिरिटेन कंट्री चर्चयार्ड, पोएम बाय थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे के बारे में आपने इसमें लिखना है, ठीक है, इतना ही है। चलो आज का पेपर हो गया हमारा। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।